नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली आंसर राइटिंग क्लास। ये क्लास आपको रोज़ 8 बजे मिलती है। यहाँ पर हम दो महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करते हैं। इनको हम जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपको रोज़ सुबह दे देते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारा जो कम्युनिटी पेज है यूट्यूब चैनल का, उस पर। इन दो क्वेश्चन के जरिए आपको जो दो टॉपिक है ना उसको कंप्लीट करवाते हैं, आपके आंसर्स को यहाँ पर रिव्यू करते हैं। पहला हमारा सवाल था मॉडर्न इंडिया से, जो बोस जी हैं उनके बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में सवाल था। इवेलुएट बोस कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज़ फ्रीडम। सिंपल सवाल है, 15 मार्क्स, ये 10 मार्क्स का सवाल था। 150 वर्ड में इसका आपको आंसर देना था। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, पहले हम थोड़ा सा बता देंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, उनके बाद उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको देखेंगे और कुछ लिमिटेशंस होंगी उनको भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अपने आंसर के अंतिम में, कंक्लूजन में। बोस मेनली जाने जाते हैं अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है उसके लिए, इंडियन नेशनल आर्मी के लिए, और इनका जो योगदान है हमारे मूवमेंट में, एक जो मिलिटेंट अप्रोच है उसके लिए। तो उन्होंने क्या किया था, जो सिविल सेवा है उन्होंने पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, फिर उसको छोड़ करके जो असहयोग आंदोलन है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें पार्टिसिपेट किया। मगर गांधी जी का जो वहाँ पर प्रिंसिपल है नॉन कॉपरेशन का, मतलब कि जो नॉन वायलेंस का, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। इसीलिए उन्होंने जो मोतीलाल नेहरू है और जो CR दास हैं, इनके द्वारा जो पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई थी स्वराज पार्टी, उसको उन्होंने सपोर्ट किया। इसके बाद 1920s में उन्होंने ऑल बंगाल यंग मेंस कॉन्फ्रेंस, इसकी उन्होंने स्थापना करी। मगर वहाँ पर उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो काफ़ी हद तक प्रभावित थी विवेकानंद से, अरबिंदो घोष जी से। उसके बाद 1925 में उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको बर्मा भेज दिया गया। उसके बाद उनको रिलीज़ किया गया 1927 में। ठीक है, इसके बाद वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने। उसके बाद जब CDM लॉन्च हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च हुआ, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जेल गए। 1938 और 39 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो गांधी और नेहरू से काफ़ी हद तक अलग थी। जैसे गांधी जी कहा करते थे कि अगर कोई तुम्हें एक गाल पर मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। मगर इनका कहना था कि इफ़ समबडी स्लैप यू वंस, स्लैप हिम ट्वाइस। तो इनका जो मेन जो इम्फेसिस था वो फोर्स पर था, बल पे था। ये नहीं कि हम जो दुश्मन है उसका हम अन्याय सहते रहेंगे, ये उनका नहीं था। ठीक ना, मतलब कि वो गांधी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए, जिस कारण से उन्होंने जो प्रेसिडेंटशिप है कांग्रेस की उन्होंने छोड़ दी और उन्होंने फिर जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ना उसकी स्थापना करी थी। उसके बाद उन्होंने कमान संभाली इंडियन नेशनल आर्मी की, उसको उन्होंने पूरी तरह से ऑर्गेनाइज किया। वहाँ पर रिफॉर्म लाए, एक जो पूरा महिला का जो एक जो दस्ता था अलग से, उसको उन्होंने बनाया और काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हमारे भारत की आज़ादी में। तो ये उनका मेन कंट्रीब्यूशन था बोस जी का, जो आपको लिखना है। और फिर करना क्या है कि इनको आपको इवेलुएट करना है अगले पैराग्राफ में। मतलब कि जो पॉजिटिव हैं वो बता दीजिए, जो लिमिटेशंस हैं वो बताइए। जैसे कि वो भारत के जो यंग और एक्सट्रीमिस्ट पार्ट था ना कांग्रेस का, उसको रिप्रेजेंट करते थे। गांधी जी का जो नॉन वायलेंट मेथड था उससे वो सहमत नहीं थे। उनका ये कहना था कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। इसी कारण से ब्रिटेन से लड़ने के लिए उन्होंने हाथ मिलाया जापान से और जर्मनी से। कई लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि जर्मनी और जापान जो है वो अनएथिकल फोर्सेस थे। मगर हमें जब हमारी ही आज़ादी हमारे पास नहीं है तो क्या एथिकल क्या अनएथिकल, समझ रहे बात। तो हमारे बोस जी का ये मानना मेन था कि पहले हम आज़ादी प्राप्त करेंगे, जायज़ नाजायज़ बाद में देखेंगे कि हमारा रास्ता किस तरह का था। तो जो गांधी जी थे उनका ये मेन पर्पज़ था कि हमारा जो लक्ष्य है और जो रास्ते हैं दोनों का इक्वल महत्व है। मगर बोस कहते थे कि जो हमारा लक्ष्य है उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, कौन से रास्ते से हम जाते हैं वो बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन उनका जो कंट्रीब्यूशन था हमारे आज़ादी में वो था। मगर मासेस को उन्होंने उतना इन्वॉल्व नहीं कर पाए, फांसी सपोर्ट उन्होंने लिया। त्रिपुरी कांग्रेस उनका मेन लिमिटेशन में से एक था। अब इसके बाद आता है कंक्लूजन। आप जब कंक्लूजन करेंगे मॉडर्न इंडिया के आंसर्स में, तो यहाँ पर आप जो वे फॉरवर्ड लिखते हैं ये तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ये तो हो चुका है। तो कोई रिफॉर्म नहीं बता सकते आप, तो कैसे लिखेंगे। इसमें कर क्या सकते हैं कि आपका जो आंसर है उसको कुछ वर्ड में कंक्लूड कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। जैसे कि बोस प्रोवाइडेड एन इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप एंड केप्ट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म अलाइव। कब, जब कोई नहीं था उस समय, जब भारत की जो हमारा मोमेंट था वो काफ़ी लो मोमेंटम पर चल रहा था। ठीक है ना, तो ये उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो है। अब हम देखते हैं आपके आंसर को कि आपने किस तरह का जो आंसर है वो लिखा है। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं मिनरल का आंसर किस तरह का है। Bose was one of the fiercest freedom fighter, aggressive from nature and patriotic from the heart. नेताजी contributed his entire life for the freedom struggle. बढ़िया है, सिंपल सा इंट्रो है, क्लियर है। नेताजी कंट्रीब्यूशन, अर्लियर फेज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। In 1919 he
cleared civil seva but resigned as he could not sided with the British. In early 1921 he came into contact with C.R. Das, where Netaji accepted the leadership of Forward newspaper. He was along with the C.R. Das parting into revolutionary activities. ठीक है, फिर हमने बात करी है ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के बारे में। मॉन्डले जेल गए थे, फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी थी, उसका उन्होंने प्रेसाइड किया था। फिर कांग्रेस में उन्होंने क्या बातें करी थी वो तुमने लिखा है, तो ठीक है। फिर उसके बाद तुमने जो लेटर फेज है वहाँ तुमने लिखा है मिलिट्री कंट्रीब्यूशन के बारे में, आज़ाद हिंद रेडियो, आज़ाद हिंद फौज, उसके बारे में लिखा है तुमने, ठीक है। चलो दिल्ली का जो नारा है, आज़ाद हिंद सेना हैड पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन एंड वाज फॉर्म्ड ऑन नॉन कम्युनल लाइंस अब्जॉर्बिंग सप्रेसिंग ऑल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये नेताजी हैड प्लेन क्रैश वाइल रिटर्निंग, इसका ज़रूरत नहीं था। नेताजी का जो डेथ है वो कैसे हुआ इसका ज़रूरत नहीं था। अब बस समराइज ये कर देना था कि इन्होंने किस तरह से जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया, जो है ना लास्ट लाइन हमारा डिस्कस किया हमने अभी आंसर का, वो आप कंक्लूजन में दे सकते थे, ठीक है। आंसर तुम्हारा बढ़िया है, बस तुम्हारा कंक्लूजन तुम्हारा ठीक करना पड़ेगा और बाकी चीज़ें सही है, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं। एक सवाल आपका है प्रगति का, ठीक है। हाँ, मीनल ने एक काम और बढ़िया किया है, उन्होंने जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है वो अलग लिखा है और जो मिलिट्री कंट्रीब्यूशन है उन्होंने अलग लिखा है, तो ये बढ़िया तरीका है लिखने का, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सेम यहाँ पर पहले आपने बता दिया नेताजी के बारे में, फिर कंट्रीब्यूशन लिख दिया, स्ट्रक्चर आपका सही है और आपने आंसर को कंक्लूड नहीं किया, ये आपका एक मेन इशू है, ठीक है। कंटेंट थोड़ा सा अभाव है, आप कंटेंट ठीक करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। रिंकी का आंसर देखो आपने भी सही लिखा है, जो कंट्रीब्यूशन आपने डिवाइड किया पॉलिटिकल, इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन, उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ लीडरशिप, मास मोबिलाइजेशन, यहाँ पर आपने अलग अलग डिवाइड किया है, बढ़िया है आपका, ठीक है। फॉर हीज इमेंस कंट्रीब्यूशन नेताजी वाज फीचर्ड ऑन पोस्टेज स्टैम्प, नेताजी इसका ज़रूरत नहीं था, कंक्लूजन आपने गड़बड़ा दिया। समराइज करना है, स्टैटिक टॉपिक का अगर आप आंसर लिखते हैं तो कंक्लूजन को आपको समराइज कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो अगला हमारा सवाल है रिंग ऑफ फायर के बारे में, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है। डिस्क्राइबिंग इट्स फॉर्मेशन, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ ये बताएंगे। उसके बाद कौन कौन से रीजन में हमको ये मिलता है, कौन सा रिंग ऑफ फायर। तो पहले बताइए कि आखिर ये है क्या, रिंग ऑफ फायर है क्या। रिंग ऑफ फायर एक स्ट्रिंग है वोल्केनो का सिस्मिक एक्टिविटी के साइट का पैसिफिक ओशियन के किनारे किनारे इसके एजेस पर। एक लाइन का कंक्लूजन, एक लाइन का आपका इंट्रो होगा, बस इतना ही आपका इंट्रो होगा। उसके बाद आप कह सकते हैं कि दुनिया के जो 90% अर्थक्वेक है वो इस एरिया में होता है, दुनिया के 75% आपका जो एक्टिव वोल्केनो है वो इसी रिंग ऑफ फायर वाले जोन में है। कहाँ कहाँ मिलता है, साउथ अमेरिका का जो टिप है ना, यहाँ से शुरू होते होते जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न एज है साउथ अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ से होते होते ये पूरा ऊपर तक, मतलब कि जो आपका एशिया का जो ईस्टर्न एज है वहाँ से होते होते पूरा आपका नीचे तक साउथ ईस्ट एशिया और नीचे तक आता है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा एरिया है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, इसको आपको लिखना है कि कहाँ कहाँ तक ये जाता है। इसके बाद आप बताएंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। सिंपल सी बात है, टेक्टोनिक प्लेट जब मूव करते हैं तो 3 तरह के बाउंड्री बनती है। कौन कौन सा, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो है कि जब बाउंड्री बनती है ना तो भारी प्लेट, डेंसर प्लेट हल्के प्लेट के नीचे चली जाती है। अच्छा, ज्योग्राफी का पूरा मैंने क्लास ले रखा है इस चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं, आपको जो लिस्ट है नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर इस चैनल पर मिल जाएगा, ढूंढिएगा, ठीक है ना। तो पूरा ज्योग्राफी मतलब कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मैंने पूरा डिस्कस किया है बढ़िया से, GIF वगैरह, इमेज वगैरह दिखा करके, तो उसको देख सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या होता था, प्लेट टेक्टोनिक में एक प्लेट गया दूसरे प्लेट के नीचे, सबडक्शन हुआ, लावा ऊपर फैला, मतलब फेंका, और क्या हुआ, हमारे यहाँ वोल्केनो का निर्माण हुआ, अर्थक्वेक वगैरह आया, ठीक है। तो इस तरह से जो पूरा फॉर्मेशन है इसका वो देखने को मिलता है रिंग ऑफ फायर का। क्या बनता है यहाँ पर, सबडक्शन जोन बनता है। कहाँ पर, जब डेंसर प्लेट लाइटर प्लेट के नीचे सबडक्ट करता है। क्लियर बात है। तो यहाँ पर आपको 2 डायग्राम बनाने थे, पहला डायग्राम था रिंग ऑफ फायर का और दूसरा डायग्राम था सबडक्शन जोन कैसे बनता है इसका, ठीक है। एकदम आसान सवाल था ये वाला, बस आपको पॉइंट लिखना था इसके फॉर्मेशन पर और इसका जो जोन है उस पर, ठीक है। आपका जो आंसर है वो देखते हैं किस तरह का आंसर आपने लिखा है। रिंग ऑफ फायर का आंसर है मीनल का,
रिंग ऑफ फायर ऑल्सो नोन एज सर्कम पैसिफिक बेल्ट। अच्छा, रिंग ऑफ फायर पर सवाल पहले आ चुका है यूपीएससी में, देख लेना उसको एक बार, इस साल का शायद सवाल था, देख लेना। 70% अर्थ एक्टिव वॉल्केनो यहीं पर मिलता है। सर्कम पैसिफिक बेल्ट एक्सटेंड फॉर अबाउट 40,000 किलोमीटर फ्रॉम अल्यूशन आइलैंड, कमचटका जापान, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलता है पर बता दिया आपने, पैसिफिक आइलैंड ऑफ सोलोमन, टोंगा, नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। ऑन द अदर साइड ऑफ पैसिफिक चेन कंटिन्यूज फ्रॉम अलास्का यूएसए टू द सेंट्रल अमेरिका एंड देन टू मैक्सिको। ठीक है ना, पूरा आपने जो डायग्राम है बनाया है। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे बताया है आपने, वो मेन चीज़ है। वोल्केनिक एक्टिविटी along with seismic activities found along places where tectonic plate have either converged, diverged and slide past, मतलब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, while moving these plate subduction occur leading to subduction of heavier plate beneath the softer plate, lighter plate। ठीक है ना, softer नहीं lighter plate। Along the plate margin one can find volcano as well as seismic activity about 2/3 of volcano of world occur along the circum-Pacific belt where much larger Pacific plate subduct under the various minor plate like Cocos, Nazca and Zuru plate। बढ़िया है, ठीक है, आंसर ठीक है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है इस आंसर में। चलो, फैक्चुअल है, आप क्या ही कर सकते हैं इसमें, कोई ओपिनियन थोड़े देना है। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अवस्थित है, जिसे परी प्रशांत बेल्ट भी कहा जाता है। भूकंपों और सक्रिय ज्वालामुखी का आवास है। ठीक है, इतना तुमने डायग्राम इतना भी सिंपलीफाई कर दिया तुमने कि ये नॉर्थ अमेरिका लग ही नहीं रहा, ऊपर वाला ना साउथ अमेरिका लग रहा है। थोड़ा तो प्रैक्टिस करो इसको, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो इसको, बहुत काम आएगा डायग्राम ये वाला। ठीक है, भौगोलिक स्थिति बता दिया आपने, कहाँ कहाँ मिलता है और कैसे बनता है वो बता दिया आपने सबडक्शन के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार रिंग ऑफ फायर कई प्राकृतिक आपदाओं का क्षेत्र है, परंतु यह भूगोल के लिए पृथ्वी के रहस्यों को जानने का क्षेत्र है, साथ ही भूकंपीय ऊर्जा संसाधन का उपयोग के लिए भी उपयोगी है। बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये हमारा था 2 सवाल, एक मॉडर्न इंडिया का और एक ज्योग्राफी का। हम आपके लिए बेहतरीन सवाल लाते रहेंगे। मेन चीज़ ये है कि आपका टॉपिक कवर होता रहे, आपका जो कलम है वो चलता रहे, आप आंसर की प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपने लिखना शुरू नहीं किया है, लिखना शुरू कीजिए, आंसर सबमिट कीजिए टेलीग्राम चैनल प्रेप IAS पीयर एवेल्युएशन पर, और हम लोग आएंगे कल नए सवालों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।